हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट ऑफ बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं या फिर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होते हैं। देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र। देखिए, जो पुरुष जनन तंत्र पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं या एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेक्स ऑर्गन। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो गेमेटोजेनेसिस कराते हैं, युग्मक का जनन कराते हैं, और जिससे तथा उससे के बाद जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है ये एक सेक्स हार्मोन का भी संश्लेषण कराता है। तो देखते हैं जो सेक्स ऑर्गन है ये दो प्रकार का होता है, आप अच्छी तरह से जानें। ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। द्वितीयक लैंगिक अंग जिसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो गेमेटोजेनेसिस कराते हैं और एक सेक्स हार्मोन का भी संश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं ये गेमेटोजेनेसिस कराएगा, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में जो गेमेट बनेगा वो स्पर्म होगा, और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इससे हम कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से स्पर्म बनेंगे। यहाँ पे ये एक सेक्सुअल हार्मोन स्रावित होता है, सेक्स हार्मोन सिंथेसिस होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक, जो स्पर्म कब बन रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन संश्लेषित हो रहे हैं ये प्राथमिक लैंगिक अंग में हो रहे हैं, और उस प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग वृषण कहते हैं। वृषण मतलब टेस्टिस। ठीक, यहाँ पे आइए द्वितीयक लैंगिक अंग। जो द्वितीयक लैंगिक अंग का काम होता है वो क्या करता है, युग्मक के परिवहन एवं संचलन करता है। ये युग्मक का परिवहन एवं संचलन करता है। ठीक, तथा जो द्वितीयक लैंगिक अंग है वो है एक में एसेसरी डक्ट जिसे सहायक
वाहिकाएं कहते हैं। दूसरा एसेसरी ग्लैंड, जिसे सहायक ग्रंथियां कहते हैं। और जो तीसरा है वह एक्सटर्नल जेनेटलिया। मतलब बाह्य जननेंद्रिया। ठीक, तो देखिए इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में भी उपस्थित होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग, अर्थात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो युग्मक का जनन कराते हैं और सेक्स हार्मोन का संश्लेषित करते हैं। अच्छा, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया से स्पर्म बनेंगे और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन सिंथेसिस होगा। सेक्स ऑर्गन सिंथेसिस होगा तो कौन सा सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन सिंथेसिस होंगे और उस सेक्स हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो ये प्रक्रिया हो रहा है ये एक जोड़ी वृषण में हो रहा है, इसलिए ये वृषण क्या हो जाएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वो एक युग्मक परिवहन एवं संचलन में सहायक होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटलिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वृषण। मतलब कि टेस्टिस। देखिए जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक कोष में उपस्थित होता है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक कोष में उपस्थित होता है। जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, अर्थात वृषण कोश। ठीक, देखिए जो वृषण होता है इसका तापमान बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए ताकि यह स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। ठीक, तो यहाँ पे वृषण का टेम्परेचर शरीर के तापमान से जो होते हैं ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका वृषण का लेंथ जो होता है ये 4 से 5 सेंटीमीटर एवं विड्थ जो होते हैं चौड़ाई ये 3 से 4 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए जो वृषण होते हैं इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होते हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर होते हैं। तथा जो वृषण होते हैं देखिए एक कोष में उपस्थित हो रहा है और इस वृषण जो है एक कोष में उपस्थित है और इसी कोष को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं और ये हो जाएगा वृषण। ठीक, यहाँ पे देखिए एक भ्रूणीय अवस्था होता है, जो भ्रूणीय अवस्था जब रहता है तो उस वक्त जो वृषण होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है और जब गर्भावस्था के 7वें महीना आता है उस वक्त टेस्टोस्टेरोन इसमें बंद होता है। टेस्टोस्टेरोन की उपलब्धि के कारण ही जो वृषण होते हैं 7वें महीने में वो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे उतर आता है। ठीक, तो भ्रूण के
भ्रूणीय अवस्था में टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस वो एब्डोमिनल कैविटी में भी रहते हैं, में ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब गर्भावस्था के 7वें महीने में जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर उतर आता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब वृषण जो होते हैं ये बाहर नहीं आ पाते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं आते हैं, तो उस अवस्था को क्रिप्टोर्कोडिज्म कहते हैं। और क्रिप्टोर्कोडिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें अंदर ही है, मतलब बॉडी में है ना, तो बॉडी से मतलब बॉडी की टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम नहीं हुआ है, जिसके कारण ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो ये बच्चे निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ये बाज कहलाएंगे। ठीक, तो चूंकि एक होता है क्रिप्टोर्कोडिज्म, इस अवस्था में वृषण एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। ठीक, जिसके कारण जिसके पास क्रिप्टोर्कोडिज्म हुआ रहता है ये बाज हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो स्क्रोटम है और वृषण है, इसको जो कनेक्ट, स्क्रोटम और वृषण को जो कनेक्ट करता है उसे हम लोग गवर्नाकुलम कहते हैं। ठीक, तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर इसके आगे वीडियो चाहते हैं, मतलब ये पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर देंगे, और पार्ट 2 भी आएगा कल, तो देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।